हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे विच इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इसमें हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। फीचर जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो इस वीडियो को हम सारे फीचर्स इसी वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ फीचर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, एंड इसके एक या दो पार्ट और आएंगे, उसमें हम बाकी फीचर्स डिस्कस करेंगे। बिकॉज थोड़ा सा डीपली मैं चाहूँगा समझाना और इजी मैनर में, जिसमें कि आपको एक बार ये वीडियो देखने के बाद एक क्लियर आइडिया लग जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अच्छा, जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी हमारी एक्ट किसके हिसाब से करती है? कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ बेस लेके। तो इसलिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना इज़ एसेंशियल, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझना इज़ एसेंशियल। अगर आपको पता है तो इट्स वेरी गुड, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। नहीं पता है तो आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ कुछ आइडिया लगेगा। इस वीडियो के जो भी नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, प्लस आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहें तो एक हमारा स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। उसमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो यू कैन टेक्स्ट कि ऐड मी टू द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और उसमें क्या है, आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना है, सजेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो उसमें हम लोग वो चीज़ करेंगे। अब वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो हम देखेंगे कि जो हमारे फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना, वो कई ऐसी चीज़ें हैं कि यूनिक बनाता है ना, यूनिक बनाता है। बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है, यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम का ब्लेंड है, चेक्स एंड बैलेंसेस अप्रोच, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो उसको बहुत यूनिक बनाती है। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, है ना। डिफरेंट सोर्सेज से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। फेडरल स्ट्रक्चर है ना, विथ यूनिटरी फीचर्स। तो हमारा दो फेडरल स्ट्रक्चर है, बिकॉज फेडरल स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे पास यूनिटरी फीचर भी है ना। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी भी है बहुत से। जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करें तो बहुत से अमेंडमेंट है जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। कुछ अमेंडमेंट में तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन फ्रॉम 50% ऑफ द स्टेट्स की आवश्यकता भी होती है। उसी समय कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से भी हो जाते हैं। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, है ना। इंडिपेंडेंट भी है, वो अपने हिसाब से चीज़ें कर सकती हैं। बिकॉज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों को चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू इक्वल हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है किया गया है। इंटीग्रेटेड है बिकॉज अगर कोई लोअर कोर्ट में करके उसके बाद वो हायर कोर्ट में अपील करना चाहता है, फिर उस हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करना चाहता है, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम है। कोई ऐसा केस है जो सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि वो अपने हाथ में ले ले तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। तो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है ना। तो ये चीज़ें और डिटेल में हम आगे जब इस वीडियो में बढ़ते जाएंगे विल गेट अ नो हाउ। जैसे सिंगल सिटीजनशिप है, तो आमतौर से जो फेडरल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें क्या ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, लेकिन यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइज की वोट देने को मिलता है। बैलेंस बिटवीन जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, तो जुडिशरी को भी एक बैलेंस दिया गया है, एक प्लेस दिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी एक प्लेस दिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लोग जा रहे हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर जा रहे हैं बाय द पीपल ऑफ आर कंट्री, है ना। क्योंकि राज्यसभा लोकसभा दोनों को अगर हम लेंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों हो जाएगा, है ना। यहाँ वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है, और वेलफेयर स्टेट के साथ साथ हमारा जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, 3 टियर का स्ट्रक्चर है। जैसे 3 टियर कैसे है तो वो चीज़ हमको समझना है। सॉवरेनिटी के बारे में, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, आप भाई डेमोक्रेसी है तभी आप वोट दे सकते हैं। तो जो हमारा जो हेड ऑफ द कंट्री है, इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है। सेकुलर स्टेट है,
तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स भी हैं, उसकी यूनिकनेस के ब्लेंड को भी ऐड करते हैं और हमको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डीपली कौन कौन से किस किस पार्ट में आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से शेड्यूल्स क्या क्या कवर करते हैं, ये भी हम यहाँ पे समझेंगे। और जो कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा पार्ट लिया गया है, मेजर जो जो चीज़ें हैं उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू यू थिंक, सबसे बेसिक अगर आपसे कोई कहे कि लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का इन द वर्ल्ड, तो सबसे बेसिक आंसर क्या होगा, क्यों लेंथिएस्ट है? किसी को पता है? जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं पता है तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा ही, लेकिन अगर पता है तो आप बताएं। बिकॉज जब हम एनैक्ट कर रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तो उस समय प्रियम्बल था, 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल, तो इतनी सारी चीज़ें, इट मेक्स इट लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। देखिए अब रीज़न ये हमने देखा कि इतने प्रियम्बल, पार्ट, आर्टिकल, शेड्यूल्स थे, ठीक है। अब हम देखेंगे रीज़न क्या है, किस चीज़ का, बल्कीनेस का, उसका भारी भरकम एक एक डिटेल को देखना, एक एक डिटेल। ये जो हमने जान लिया कि भाई यहाँ प्रियम्बल हो गया, 22 पार्ट्स हो गए, 395 आर्टिकल्स हो गए, 8 शेड्यूल हो गया, ठीक है, ओके गुड। लेकिन रीज़न क्या है इसका रीज़न क्या है? बिकॉज हमारी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है, वास्टनेस है, अब हम चाहे जोग्राफिकल वास्टनेस की बात करें, सोशल डाइवर्सिटी की बात करें, है ना, अपने कंट्री में, तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्स नेशन है एंड उसको जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि सबको हम अकोमोडेट करें, है ना। तो ये जो सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है इसको एड्रेस करना, इसको आपको एड्रेस करना है। तो उसको आप एड्रेस कैसे करेंगे? जब आप सबको इंक्लूड करेंगे, जब आप सबको अकोमोडेट करेंगे, और जब आप सबको अकोमोडेट करेंगे, सबको एक जगह पे बैठाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक जगह पे सबको अकोमोडेट करना है तो डेफिनेटली वहाँ पे भीड़ लगेगी, तो जब भीड़ लगेगी दैट मीन्स कि बल्कीनेस को केटर करेगा। तो ये रीज़न क्या हो गया, बल्कीनेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रीज़न है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी, वास्टनेस, चाहे आप सोशल की बात करें, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात करें, सबको अकोमोडेट करना है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो बल्कीनेस में वो ऐड करेगा। अच्छा, एक चीज़ और जो कि बहुत कॉमनली आपको पता होनी चाहिए, क्या कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, तो ब्रिटिश रूल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था उसका इन्फ्लुएंस भी हमारे कंट्रीब्यूशन किस चीज़ में, बल्कीनेस में ऐड करता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ब्रिटिश के रूल के दौरान जो फ्रेम किया गया था, उसका कहीं ना कहीं बोला जाता है कि ऑलमोस्ट 60% चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। वो खुद में इतना बल्कि था तो कहीं ना कहीं वो हमारे बल्कीनेस में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बल्कीनेस में वो ऐड करता है ना। तो आपको पता नहीं इसमें खटखट कैसे, खटखट प्रियम्बल, पार्ट्स, आर्टिकल, शेड्यूल, डाइवर्सिटी, वास्टनेस कैसी, जोग्राफिकल, सोशल, अकोमोडेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ओवर, डन, है ना। अब फिर आप आगे जब बढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, मैं मान लीजिए मेंस में ही आ गया, व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, काइंड इलैबोरेट, एक्सप्लेन। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही इलैबोरेट कराए तो आप उसको इलैबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या मैटर होना चाहिए। मैटर कैसे, इसी तरीके से आपको लिखना है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, है ना। जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट्स में अन्य जगह क्या होता है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सेंटर का एक अलग है, स्टेट का अलग है, लेकिन इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो फिर क्या होगा,
भाई ऑब्वियसली वो बल्कीनेस को केटर करेगा, वो उसको भारी भरकम बनाएगा, इसलिए बल्कि है ना। फिर सोर्सेस, जो नंबर ऑफ सोर्सेज रेफर करे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने, वो ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन देन एंड देयर सो एग्जिस्ट करते थे उनको उन्होंने रेफर किया। तो जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड को रेफर किया, तो डेफिनेटली देखिए दे वर ट्राइंग कि हम लेवल बेस्ट तरीके से चीज़ों को फ्रेम करें कि वो लॉन्ग लास्टिंग तरीके से लॉन्ग रन तक कंट्री के साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन चलता रहे। और आज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इतने इफेक्टिवली रन करना एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि उस समय जो चीज़ें बहुत बारीकी से देखी गई, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से इतने इफेक्टिवली जो है वर्क करते आ रहा है ना। तो डिटेल्ड प्रोविजन है ना, डिटेल्ड प्रोविजन, तो यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, नंबर ऑफ सोर्सेस की बात हुई, डिटेल्ड प्रोविजन की। क्यों? कोई भी डाउट्स नहीं रह जाए, कोई भी लैग नहीं रह जाए, कोई गैपिंग ना रह जाए, कोई अजम्पशन ना छोड़ दें, जो चीज़ लिखी है वो क्लियर लिखी है ना। तो कोई कंट्रोवर्सीज है ना, वो अपने डिटेल्ड प्रोविजन। अब जब डिटेल्ड प्रोविजन आप करेंगे किसके लिए? एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का, जुडिशरी का। एग्जीक्यूटिव आप ये देखें, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तीनों एक ही बेंच पे बैठे हुए हैं, तीनों एक ही बेंच पे बैठे हैं। तीनों को केटर करना, कहीं डाउट्स ना हो, कहीं कोई डिफिकल्टी ना हो, कहीं कोई कंट्रोवर्सी ना हो। तो डिटेल्ड प्रोविजन क्या कहते हैं? जर्रा जर्रा एकदम कंप्लीट सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाह रहे हैं, एक एक चीज सामने जो है मेंशन्ड है ना, ताकि एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को, जुडिशरी को, किसी को भी अपनी वर्किंग में किसी भी तरीके से चीज़ों में उनको जो भी हेल्प हो सके वो उस चीज़ को केटर कर पाए, है ना। तो प्रियम्बल क्या, जैसे अब अगर हम समझें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है ना, ये क्या है? लाइक अ फॉरवर्ड या प्रीफेस। किसका? बुक के जैसे प्रीफेस होता है पहले, वैसे ही प्रियम्बल है। गिव्स द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कौन? प्रियम्बल, है ना। 25 पार्ट्स कैसे हैं? जैसे चैप्टर्स होते हैं वैसे ही 25 पार्ट्स हैं, है ना। किस चैप्टर, जैसे बुक में चैप्टर होते हैं, है ना। तो 25 पार्ट्स, ये हाउएवर द नंबर्ड पार्ट्स आर 22। 22 जो है वो नंबर्ड पार्ट है, लेकिन जो पार्ट्स हैं वो 25 हैं, है ना। तो द नंबर ऑफ पार्ट्स आर 25 बट द नंबर्ड पार्ट आर 22। तो नंबर्ड जो पार्ट है वो एक्सीड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर है वो एक्सीड कर सकता है ना। तो नंबर्ड और नंबर में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको उसके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन नंबर्ड एंड नंबर, ये दोनों अलग अलग चीज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर्ड 22 है, ये इंक्रीज नहीं कर सकता। नंबर कितने हैं? 25 है, ठीक है। each part articles, each part in turn has article related to that part. So there are 395 numbered article, 395 numbered article and the number of articles are 472. तो ये चीजें जो है हमको अपडेशन होना चाहिए। अब हम बात करें, अब हमने बात करी प्रियम्बल की, हमने बात करी पार्ट की, अब हम बात करें शेड्यूल्स की, है ना। शेड्यूल्स क्या है? जैसे कि रेफरेंसेस, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या रेफरेंसेस हैं। जो बिब्लियोग्राफी होती है कहाँ पे? बुक में। कहाँ पे? बुक में, है ना। कहाँ पे होती है बुक में? एंड ऑफ द बुक होती है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है क्या बोलते हैं, कंटेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंटेंट है उनकी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कहाँ से क्या चीज़ें हैं, रेफरेंसेस हैं, वो चीज़ें जो है बिब्लियोग्राफी में रहती हैं, उसी तरीके से शेड्यूल में रहती है ना। तो अगर अब हम बात करें पार्ट्स एंड शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना, तो अगर हम पार्ट की बात करें, हम पहले पार्ट से शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 की अगर हम बात करें, पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल डील करता है 1 to 4। देखिए इसको अगर आप रटने जाएंगे तो आप रट नहीं सकते हैं, धीरे धीरे आपको आ जाएगा ये चीज़, है ना। पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 3
फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35, पार्ट 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल 4A, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, है ना। ये चीज हमको पता होना चाहिए। पार्ट में क्या है, डील करता है, कौन कौन से आर्टिकल्स। पार्ट 5 डील करता है यूनियन गवर्नमेंट, आर्टिकल 52 से 151। तो अगर पता है ये क्यों हमको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आया, अब यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, आर्टिकल की बात कर रहे हैं, और आर्टिकल मान लीजिए आपको अगर लगता है कि नहीं यार ये पार्ट और यूनियन गवर्नमेंट पूछ रहे हैं, लेकिन आर्टिकल लिखा हुआ है 150 के 1 के बाद का आर्टिकल है, तो क्या ये स्टेट गवर्नमेंट में आएगा यूनियन। तो ये चीजें आपको कभी कभी क्या होता है गेस करने में मदद करती हैं, है ना। तो आर्टिकल 5 यूनियन गवर्नमेंट, आर्टिकल 5 पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट 7 ये रिपील्ड हो गया है ना, पार्ट 7 ये जो है रिपील्ड हो गया है, पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी, पार्ट 9 द पंचायत, 9A म्युनिसिपैलिटीज, 9B द कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्ट 10 द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पार्ट 11 की बात करेंगे तो रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। फिर आप आ जाएंगे पार्ट 10 हमने देखा, 11 देखा, अब हम 12 पे आएंगे जो कि बात करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, काउंटर एक्ट्स एंड सूट्स, 13 ट्रेड कॉमर्स। तो इसी तरीके से फिर 14 है सर्विस अंडर द सेंटर एंड स्टेट्स। तो पार्ट 14 तक हमने देखा, ये आर्टिकल्स हैं, इनको आप धीरे धीरे यूल गेट आइडिया, है ना, कि किस तरीके से है। इस पे हमको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है कि हमको इमीडिएटली याद कर लेना है। 10, 11, 12, 13, 14 हमने देखा किस तरीके से है। अब हम आगे चलेंगे कि अपने को कहीं ना कहीं देखिए ये जो भी पार्ट्स हैं आपको इन चीज़ों को पता होना चाहिए कि किस पार्ट्स में ट्रिब्यूनल्स हैं, इलेक्शंस हैं, स्पेशल प्रोविजंस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इमरजेंसी प्रोविजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी प्रोविजन है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368। तो पार्ट 20 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं और हमको पता होना चाहिए। ये पार्ट 20 जो आपका अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, तो आर्टिकल 368 क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को किस तरीके से हम अमेंड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज़ें हैं पार्ट 21, 22, ये सारी चीज़ें ठीक, लेकिन ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अपने को पता होना चाहिए। शेड्यूल की अगर हम बात करें तो शेड्यूल्स में अगर देखें, फर्स्ट शेड्यूल, देखिए ये जो चीज़ें अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने पार्ट्स की बात करी, अब हम शेड्यूल्स की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फैक्चुअल है ना। इसको हमको धीरे धीरे जब हम पॉलिटी में और अंदर डीप इन होंगे तो हमको धीरे धीरे और अच्छा आइडिया लगेगा, है ना। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या करता है, नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, फर्स्ट शेड्यूल। सेकेंड क्या, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सैलरीज, अलाउंसेस ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड कैग। तो ये जो है इंफॉर्मेशन, सैलरीज एंड अलाउंसेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो भी चीज़ है इंपॉर्टेंट ही है, इसलिए क्योंकि कब कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, तो इसलिए हमको ये बात पता होनी चाहिए, है ना। थर्ड शेड्यूल है तो ओथ्स हैं, अफर्मेशंस हैं। फोर्थ शेड्यूल है एलोकेशन ऑफ सीट्स, ये जो राज्यसभा की सीट्स होती हैं उनका जो एलोकेशन होता है फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो ये जो है फिफ्थ शेड्यूल का आता है, ये फिफ्थ शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ की बात करें तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, ये जो स्टेट्स हैं ये सिक्स शेड्यूल में है। सेवन शेड्यूल में आप बात करें तो थ्री लिस्ट, जो डिवीजन ऑफ पावर है किसके बीच में, यूनियन के, स्टेट के एंड कॉन्करेंट लिस्ट की जो बात होती है तो सेवन शेड्यूल है। एट्थ शेड्यूल आपका लैंग्वेज का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़ में भी था ये।
8 शेड्यूल लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। 9th है रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स जो है 9th में है। 10th है तो एंटी डिफेक्शन लॉ, ये एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है ये इस समय बहुत भयंकर तरीके से न्यूज़ में रहा, स्पेशली महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के बाद जो है जो चीज़ें हुई उसमें 10th शेड्यूल का बहुत ज़्यादा एंटी डिफेक्शन है। 11th की बात करें तो जो पंचायत का जो फंक्शंस है। 12th की बात करें तो 12th जो है म्यूनसिपैलिटीज़ का। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमको बहुत अच्छे से अपडेशन होना चाहिए पार्ट्स का और शेड्यूल्स का, बिकॉज ये चीज़ें अगर आप सोचेंगे कि हम याद कर लें, आई डोंट नो बट कोई कर सकता है, लेकिन याद करना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सोर्स नहीं है। सोर्स सबसे अच्छा है कि हम उसको रीड करते रहें और रिवाइज करते रहें, बिकॉज याद करेंगे तो हम परेशान होंगे, उसको रीड करेंगे नॉर्मली, रिवाइज करेंगे तो ही अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो फिर अब सेलिएंट फीचर में आता है डिफरेंट सोर्सेस, है ना। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्राउडली अक्लेम्ड क्या कि फ्रेम किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम आफ्टर रैंसैकिंग, देखिए यहाँ वर्ड ही रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, सबको पलट पलट के देखा गया, पढ़ा गया, समझा गया, रैंसैक किया गया, तब फिर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा गया, एनैक्ट किया गया और प्रेजेंट किया गया, है ना। हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था, बिकॉज 60% ऑफ द प्रोविजन जो है कहीं ना कहीं यहाँ, तो एक तो नंबर ऑफ सोर्सेस को हमने रेफर किया, दूसरा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिफरेंट सोर्सेस जो है कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा जो हमारे फीचर्स को और ज़्यादा हमारे डाइवर्सिटी को हर चीज़ को केटर करने की वजह से जो है ये बल्कीनेस कह लीजिए डिफरेंट सोर्सेज, और कहीं ना कहीं 60 कॉन्स्टिट्यूशन को जो है रेफ़र किया गया कि कहीं से भी जो है जितने भी बेटर तरीके से उसको इवॉल्व किया जा सके वो किया जाए। तो फंडामेंटल सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्ट्रक्चरल पार्ट की रेफ़र करें, स्ट्रक्चरल पार्ट तो द फिजिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्लासिफाइड फेडरल और यूनिटरी। इंडिया में क्या है, इंडिया चोज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज सोर्स फ्रॉम, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से सोर्स है, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज सोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज सोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जब पॉलिटिकल पार्ट की बात करें, अब देखिए ये हम स्ट्रक्चरल पार्ट की बात कर रहे थे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले स्ट्रक्चरल पार्ट अगर हम बात करें ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो सोर्स कहाँ से है, तो स्ट्रक्चर पार्ट की हम बात करते हैं तो फिजिकल फॉर्म की बात करते हैं। जब फिजिकल फॉर्म की बात करते हैं तो हम फेडरल और यूनिटरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो वो जो हमारा जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दो हमारे पास यूनिटरी फीचर्स भी हैं बट वी कॉल इट अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो कहाँ से सोर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इससे क्लियर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जिस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई करी थी उस तरीके से मैं आपको इस वीडियो के मदद से आपको क्रिस्टल क्लियर कर पाऊँ, है ना। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं आंसर कर दूँ, है ना। अब पॉलिटिकल पार्ट की बात करें, अभी हमने फिजिकल पार्ट, पॉलिटिकल पार्ट रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का जो रिलेशनशिप है वो पॉलिटिकल पार्ट है ना। तो अब उसमें क्या आ जाता है, इनटू पार्लियामेंट्री है कि फेडरल है ना। तो इंडिया ने क्या चूज किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज करी, है ना। तो वो कहाँ से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सोर्स्ड है। तो पॉलिटिकल पार्ट रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर क्लासिफाइड इनटू पार्लियामेंट्री एंड फेडरल। तो इसमें इंडिया ने क्या किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज करी, है ना। और उसका सोर्स क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। फिलोसॉफिकल पार्ट की बात करें तो राइट्स ऑफ सिटीजन्स की बात होती है यहाँ। ये क्या होता है, एक लिमिटेशन जो है, एक पावर को लिमिट करने का काम करता है, किसका, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का, कि कहीं ना कहीं जो एम्स एंड एस्पिरेशंस हैं, एम्स एंड एस्पिरेशंस है किसकी, सिटीजन्स की, उसको जो है पूरा किया जा सके। राइट्स जो है वो काम करता है फिलोसॉफिकल पार्ट, है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे फंडामेंटल राइट्स है ना, तो ये लिमिट करता है पावर की। डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो क्या डायरेक्ट करता है कि वर्क टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना। फंडामेंटल राइट लिमिट करता है पावर, डीपीएसपी डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स
वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी ये कहा फंडामेंटल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर सोर्स फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली। ये हमको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से सोर्स की गई है। मेंस की आंसर राइटिंग में भी ये चीज़ें हमको लिखने में आ सकती हैं और कभी कभी रेफरल देते हुए भी हमको कुछ चीज़ों को लिखना पड़ता है, इसलिए हमको कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ से है, यहाँ बात अगर हम करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। अब देखिए सबके अलग अलग इंपॉर्टेंस एंड अलग अलग वर्किंग है, उस पर हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे। इसमें आपको ये समझना है जो सोर्स है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट जुरिडिक्शन, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बायकैमरलिज्म, ये चीज़ें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। और पॉलिटी का ये बेस है जो आज हम बात कर रहे हैं, ये पॉलिटी का बेस है। इस बेस स्ट्रक्चर को आपको सॉलिड एंड साउंड रखना है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, क्या क्या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिया तो फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इस समय जो एंटी डिफेक्शन जो लॉ एंटी डिफेक्शन एक्ट जो भी हमने देखा वो बहुत न्यूज़ में था, और कहीं ना कहीं ये जुडिशियल रिव्यू भी उसके साथ साथ जो है वो न्यूज़ में था। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी आने वाला है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बायकैमरल लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडुअरी पावर, क्या होती है रेसिडुअरी पावर? अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पता है रेसिडुअरी पावर क्या होती है तो कमेंट करिए, नहीं तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं दे दूंगा। द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट बाय सेंटर, तो गवर्नर स्टेट का जो हेड है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंटर करता है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करता है गवर्नर को। ये जो सारी चीज़ें हैं वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, जिसपे स्टेट एंड सेंटर दोनों फ्रेम कर सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम अमंग्स द स्टेट, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग द स्टेट्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वीमर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, रिपब्लिक, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। साउथ अफ्रीकन से क्या लिया गया है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, यहाँ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा है। देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है प्री में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से क्या लिया गया, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। अब नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा देके कंफ्यूज क्या कर सकते हैं, ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना है कि इलेक्शन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा साउथ अफ्रीकन है और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा आयरलैंड है ना। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर डिफरेंसेस होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए, है ना। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, द टर्म प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम बात करें फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटी फीचर, व्हाई डू यू थिंक कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, तो फेडरल स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी फीचर के साथ साथ किस तरीके से है उसको हम अब डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट जो फिजिकल फॉर्म के आधार पे क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट इन द कंट्री, अगर सेंट्रलाइज्ड वे में है
तो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन उसका एग्जाम्पल है। जैसे उसका क्या फीचर होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या फीचर होता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप। कहते हैं ना कि हमारा फेडरल है बट यूनिटरी का फीचर, तो हमारे पास क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि यूनिटरी का फीचर है, तो हमारे पास है, हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर नहीं, हमारे पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन यस, हमारे पास रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर है बट विथ यूनिटरी फीचर। तो उसको अगर आपको जस्टिफाई करना है, आपके खड़े हैं, कोई आपसे पूछ रहा है, तो ये आप बता देंगे, आप जस्टिफाई कर लेंगे कि फेडरल तो है लेकिन यूनिटरी फीचर्स ऐसे कौन से हैं, तो ये हैं। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, अब उसको एलैबोरेट करें जैसे हमने यूनिटरी को किया। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वो जैसे देखिए फेडरल फॉर्म क्या होता है, डेफिनेटली आपको पता होगा। एक गवर्नमेंट सेंटर पे हो, एक गवर्नमेंट स्टेट पे हो, तो उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, फेडरल फॉर्म। लेकिन एक ही गवर्नमेंट हो एक जगह, जो कि जैसे ब्रिटेन का एग्जाम्पल है, तो फिर उसको यूनिटरी सिस्टम। हमारे पास फेडरल सिस्टम है, हमारे पास एक सेंटर पे है, एक स्टेट पे है ना। तो डिसेंट्रलाइज जो गवर्नेंस होती है वो फेडरल फॉर्म होती है, सेंट्रलाइज जो गवर्नमेंट होती है वो यूनिटरी। तो गवर्नमेंट इन यूएस की बात करें फेडरल फॉर्म है ना, तो डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड डुअल सिटीजनशिप। तो देखिए ना हमारे पास टू कॉन्स्टिट्यूशन है, ना हमारे पास डुअल सिटीजनशिप है। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास फेडरल फॉर्म है बट हमारे पास यूनिटी फीचर भी है। ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए अच्छे ढंग से। तो डुअल पॉलिटी की बात है यहाँ पे, कैसे, क्योंकि सेंटर के भी फीचर्स हैं एंड स्टेट के भी हैं। लाइक अदर फेडरेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास फॉलोइंग फेडरल फीचर्स हैं। कौन कौन से फॉलोइंग फेडरल फीचर्स हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यस, हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यस, हमारे पास रिजिड, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बोलते हैं उस आधार पे जिस आधार पे हम उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस कर सकते हैं, हम कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। जितनी आसानी से अमेंडमेंट हो सकते हैं तो उसको हम फ्लेक्सिबल बोलेंगे, जितने रिजिड तरीके से, जितनी मुश्किल से, जितने टफ तरीके से चेंजेस हो सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, देखिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली चाहे सेंटर हो, स्टेट हो, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को ऑनर करके आगे बढ़ता है। डिवीजन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ये इंडिया के एस्पेक्ट से है कि इंडिया के पास ऑल्सो हैज़ द फॉलोइंग फेडरल फीचर। तो इंडिया के पास कौन कौन से फेडरल फीचर्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज सेवरल प्रोविजन दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो जैसे हमने देखा कि ठीक है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं हमारे पास जो कि डिस्टिंक्ट है, जैसे सिंगल सिटीजनशिप, डिवीजन ऑफ पावर है ना बिटवीन सेंटर एंड विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो डिवीजन ऑफ पावर तो है लेकिन हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंटर है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है किसके लिए, सेंटर एंड स्टेट के लिए। सेंटर पावर, सेंटर्स पावर टू चेंज द नेम एंड बाउंड, तो सेंटर के पास पावर है स्टेट के क्रिएशन का, स्टेट की बाउंड्री के ऑल्टरेशन का, नेम चेंजिंग का, वो किसके पास पावर है, सेंटर के पास। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर जो स्टेट में होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है कहाँ पे, स्टेट्स का किधर, राज्यसभा पे। जजेस का अपॉइंटमेंट जो है हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट करते हैं। सिंगल इलेक्शन कमीशन है जो कि बोथ सेंटर एंड स्टेट को इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। ऑफिस ऑफ कैग की बात करें, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, डिपेंडेंसी ऑन स्टेट, डिपेंडेंसी है स्टेट की किस पे, सेंटर के ऊपर ओवर फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो इंडिया इज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। तो वो आप कैसे बोल सकते हैं, डुअल पॉलिटी, है ना। डुअल पॉलिटी बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्स इज इन द हैंड, स्टेट का एग्जिस्टेंस ही है जो है क्या बोलते हैं सेंटर के ऊपर है ना। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है, गवर्नर है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, सेंटर। स्टेट का एग्जिस्टेंस कौन देखता है, सेंटर। स्टेट की बाउंड्रीज को कौन चेंज कर सकता है, सेंटर। स्टेट का नेम कौन चेंज कर सकता है, सेंटर, है ना। डिवीजन ऑफ पावर की बात करें तो यूनियन लिस्ट, 3 लिस्ट हैं, ठीक है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें कि सेंटर इज मोर पावरफुल देन, जैसे फेडरल में क्या होता है, प्योर फेडरल में सेंटर एंड स्टेट एकदम
इक्वल पावर होते हैं, लेकिन अपने यहाँ ये चीज़ नहीं है। वी हैव अ फेडरल सिस्टम बट विद अ स्ट्रॉन्गर सेंटर। तो क्यों स्ट्रॉन्गर है, एक ये भी एग्जाम्पल है, डुअल पॉलिटी हमने देखा है ना। तो इंडिया इज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट बिकॉज, अगर मेंस में आपके क्वेश्चन आ जाए इंडिया इज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी स्पिरिट, काइंडली एक्सप्लेन, एलैबोरेट, तो उसको आपको इसी तरीके से करना है। डुअल पॉलिटी की हम बात करेंगे, हम डिवीजन ऑफ पावर की बात करेंगे, 3 लिस्ट की यहाँ बात करेंगे, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। अब देखिए यूनियन लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर जो है एक्ट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर जो है उस पर लेजिस्लेट कर सकता है। स्टेट लिस्ट पे अगर कोई इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है मान लीजिए, उस चीज़ में क्या होगा, उस चीज़ में ये होगा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट लिस्ट में भी अपने को पोक कर सकती है, स्टेट लिस्ट को भी लेजिस्लेट कर सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट और यूनियन दोनों कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे भी जिसको सेंटर को ज़्यादा पावर देता है, क्या कि अगर किसी भी एक चीज़ पे सेंटर भी लेजिस्लेट कर रहा है, स्टेट भी लेजिस्लेट कर रहा है, तो जो लॉ है वो सेंटर का प्रिवेल करेगा, है ना। ये चीज़ हमको क्लियर। रेसिडुअरी पावर, ऐसी चीज़ें जैसे कि मान लीजिए जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उस समय ना साइबर थ्रेट था, ना साइबर सिक्योरिटी की बात थी, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो इवॉल्व होती हैं, वो चीज़ें लिस्ट में लिखी नहीं गई हैं। वो पावर किसके पास है, जो लिस्ट में नहीं है, वो पावर भी सेंटर के पास है। उस पावर को हम क्या कहते हैं, रेसिडुअरी पावर। बाय कैमरल लेजिस्लेचर है ना, बाय कैमरल क्यों, हमारे पास लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, हालांकि राज्यसभा में अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है और लोकसभा की स्ट्रेंथ राज्यसभा से ज़्यादा है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करें तो इंडिया के पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है ना। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जो है वो यूनिटरी इन नेचर है, लेकिन वो भी है हमारे पास। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, अपने पावर वो कहाँ से ड्रॉ करते हैं, अपने पावर वो ड्रॉ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट जो है वो सेंटर कर सकता है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकता है ना। तो रिजिड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, why do we call it as, we have a blend of rigidity and flexibility in the Indian constitution because rigid इसलिए क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए होती है किसी किसी चेंजेस में, अमेंडमेंट में, किसी किसी अमेंडमेंट में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ 50% ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट का जो है सिंपल मेजॉरिटी से आपको चाहिए होता है। तो एक कह सकते हैं आप कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी चेंज होते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ भी चेंज होते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन फ्रॉम 50% ऑफ द स्टेट्स विद सिंपल मेजॉरिटी भी चाहिए होती है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपने रिजिड नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट, क्वाजी फेडरल, है ना। तो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो हमने पहले भी देखा कि कहीं ना कहीं जो ब्लेंड है, देखिए किसी भी चीज़ को इतना भी सख्त ना बना दें कि चेंज ना कर सकते हैं। कहते हैं ना लोहा इतना सख्त होता है कि अगर उसको मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। तो इस चीज़ से अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में इसको करें तो समय के अनुसार बहुत सी चीज़ें चेंजेस आती हैं, समय के अनुसार बहुत सी चीज़ों को ऐड करना पड़ता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों बनाया जाता है ना। अब यहाँ अगर समझें हम इस चीज़ को, तो अमेंडिंग जो प्रोसीजर होता है वही रिजिडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी जो अभी हम पहले भी समझ रहे थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है। सर्टेन प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि सिंपल मेजॉरिटी जैसा हमने देखा, सर्टेन है जिसमें रैटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट इन इंडिया रिक्वायर्ड है, वो भी हमने देखा अभी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का, है ना। क्योंकि देखिए उसको लिविंग, हमारा एक कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्यों, बिकॉज उसमें हम चेंज आज कर सकते हैं। आज की चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सक्सेस का एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है लिविंग डॉक्यूमेंट को, क्योंकि ज़रूरत के अनुसार हम उसमें चेंज कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इट हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल। ये चीज़ें जो हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ट्रस्ट भी जो एक एक फीचर हैं उस एक एक फीचर के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और हमको उसका बहुत गहरा एक आइडिया होना चाहिए। मैंने
थोड़ा सा जल्दी करके ही चीज़ों को बताया है, ब्रीफ मैनर में बताया है कि किसी के लिए भी बहुत बोरिंग भी ना हो लेक्चर, जिसको पता है उसके लिए रिवीजन हो जाए, जिसको नहीं पता है वो भी जान जाए कि ऐसी चीज़ें हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं, वो पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों को देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर भी कमेंट, उस पर अपने मैसेज कर सकते हैं। हमारे जो स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जुड़ने के लिए भी आप उस पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये इनिशिएटिव गर्ग IAS अकेडमी का इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, UPSC हो चाहे स्टेट PSC हो। जो भी डाउट है, आंसर राइटिंग, इंटरव्यू गाइडेंस, एस्से राइटिंग, किस तरीके से स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, किस तरीके से UPSC किस साल में क्रैक करना है, क्या ऑप्शनल में अगर बहुत कन्फ्यूजन है, वीडियो मैंने बहुत चीज़ों के लिए बना रखी है। वो देखने के बाद भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।